मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अपकमिंग यूपी टेट 2026 में भी मोस्ट बेनिफिशियल रहेंगे। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ में जो अदर एमसीक्यू के ऑप्शन हैं उनको भी हम यहाँ पर समराइज करेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे कितने रिस्पॉन्स आपके राइट है। चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अनन्यता संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कही है? एल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किस थ्योरी में हुई है। तो वो जो राइट रिस्पॉन्स है हमारा वो है ऑप्शन सी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हुई है। ठीक है, एल्फ्रेड एडलर की थ्योरी, ठीक है, क्या है वो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी साइको एनालिटिकल थ्योरी या मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ आपको बताना सेल्फ, आत्म से क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य है। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है व्यक्तित्व के उन गुणों में से है जो दूसरे अन्य व्यक्तियों से भिन्न करते हैं। ऑप्शन बी, व्यक्तित्व के उन पक्षों से है जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं अथवा जो ऐसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन और भावनाओं की समग्रता से हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बताना है आपको सेल्फ का कॉन्सेप्ट, खुद के बारे में बताना है। ठीक है, आई एम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट रहेगा। क्या? अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभव, द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सचेत अनुभव, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। इसके साथ साथ में विचारों की बात होती है, थॉट, आइडियाज और फीलिंग्स की। किसके संदर्भ में? खुद के संदर्भ में, अपने अपने संदर्भ में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। क्या? अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन से व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स? इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार में के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। ऑप्शन सी, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो आपको यहाँ क्या बताना है? बतानी है पर्सनालिटी की विशेषताएं। ठीक है, तो पर्सनालिटी की विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो पर्सनालिटी क्या है? हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर है, आंतरिक और बाह्य गुणों का समन्वय है। ठीक है, फिजिकल एंड हमारे मनोवैज्ञानिक यहाँ दोनों आ जाएंगे, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या है? राइट है। ठीक है, इसके बाद में अगला है हमारा कि प्रत्येक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी यूनिक होती है। कहने का मतलब अगर दो बच्चे हैं, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, उनकी पर्सनालिटी में तब भी कुछ ना कुछ डिफर होगा। तो कहने का मतलब हर बच्चे की अपनी यूनिक पर्सनालिटी होती है, तो ये हमारा राइट रहेगा। ठीक है, थर्ड है हमारा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये परिवर्तित नहीं होती हैं। तो क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पर्सनालिटी का टेम्परामेंट रहता है, ठीक है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं रहता है और वैसा ही रहता है। जो हमारे मेन फीचर्स हैं वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले लेते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो जो हमारी पर्सनालिटी को रिवील करते हैं आउटर लुक से, तो वो आउटर लुक कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट रहेगा। ये सभी रिस्पॉन्स हमारे यहाँ राइट रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी को हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रेट अप्रोच का अग्रणी माना जाता है। जो पर्सनालिटी में ट्रेट थ्योरी है, ठीक है, ट्रेट थ्योरीज हैं, टाइप थ्योरीज हैं, साइकोडायनामिक थ्योरीज हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी में ट्रेट थ्योरी या सीलगुड उपागम में अग्रणी किसे माना जाता है? कौन पायनियर है यहाँ पर? रेमंड कैटल, आल्पोर्ट, आइजेंक और सिगमंड फ्राइड। देखो, रेमंड जो यहाँ पर हमारे आल्पोर्ट हैं, इनको ट्रेट थ्योरी का अग्रणी माना जाता है या इनको पायनियर माना जाता है। ठीक है, इनकी थ्योरी कौन से? इनकी थ्योरी है जिसमें बात होती है कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और हमारे सेकेंडरी ट्रेट। आरबी कैटल की थ्योरी है, उनकी थ्योरी में बात होती है सोर्स ट्रेट की और सरफेस ट्रेट की। ठीक है, आइजेंक की जो ट्रेट थ्योरी है उसका नाम है पेन। ठीक है, और सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, वो क्या है? वो ट्रेट थ्योरी नहीं, उनकी थ्योरी का नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी। जहां बात की है उन्होंने एड ईगो सुपर ईगो की, वहां बात की है उन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की। तो जो आल्पोर्ट की थ्योरी है, ठीक है,
आलपोर्ट ने जो हमारे सील कोड हैं, ठीक है, जो सिद्धांत है उनको बांटा है 3 कैटेगरी में। कार्डिनल जिसको बोलते हैं प्रधान सील कोड, सेंट्रल जिनको बोलते हैं केंद्रीय, सेकेंडरी जिनको हम बोलते हैं द्वितीयक सील कोड। जो कार्डिनल ट्रेट है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में पाया जाए, कुछ व्यक्तियों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जाने जाते हैं नॉन वायलेंस अहिंसा के लिए, तो वो क्या है, उनकी पर्सनालिटी का ट्रेट है, कार्डिनल ट्रेट है, ठीक है। हिटलर को क्यों जानते हैं, क्यों हिटलर वहां पे तानाशाह है, ठीक है, डिक्टेटरशिप है। फॉर एग्जाम्पल सामने आपको देख रही है मदर टेरेसा, ठीक है, क्यों जानी जाती है आपको मालूम है। तो यहाँ पर ये रेयर होता है और हमारी पर्सनालिटी को डोमिनेट करता है। पर्सन जो पर्सन होता है उसकी एंटायर लाइफ को रिलेट करता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल में पाया जाए। इसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल की, जो होता है प्रधान सील मोड, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं, इनके जो नंबर होते हैं 5 से 10 होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, काइंडनेस, कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंट, असर्टिवनेस, ठीक है, इस तरह के बिहेवियर होते हैं। और थर्ड वाला जो हमारा सेकेंडरी वाला है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारे टेम्परेरी रहते हैं और ये चेंजेबल हैं, ठीक है, कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी पर्सनालिटी के, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा हेयरिंग स्टाइल, हमारा फूड स्टाइल, जो चीज़ें चेंज होती रहती है, हमारी पर्सनालिटी में इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, पावलव ने, स्किनर ने, बेंड्यूरा ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ क्या बताना है कि ऑब्जर्वेशनल थ्योरी या अवलोकन सिद्धांत या परीक्षणात्मक अधिगम किसने दिया है। तो दिया है बेंड्यूरा ने, ठीक है, जिनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। बेंड्यूरा ने अपनी थ्योरी में बताया है लर्निंग बाय वॉचिंग द एक्शंस और बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरे के व्यवहार को देखकर क्या करते हैं लोग, पहले देखेंगे, ठीक है, उसको हम नोटिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेमोराइज, उसको याद करेंगे, उसके बाद उसकी मिमिक नकल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है बेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सबसे पहले अगर हम किसी की चीज़ को देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, अटेंशन देंगे वहाँ पर, ठीक है, अपना माइंड कंसंट्रेट करेंगे, उसको फिर हम माइंड में रिटेन करेंगे, मतलब धारण करेंगे, उसके बाद में रिप्रोड्यूस करेंगे और हम मोटिवेट होकर उस चीज़ को अपने अंदर कॉपी करेंगे, ठीक। स्किल डेवलपमेंट, बिहेवियर चेंजेस, ये सब हमारे ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, एल्बर्ट बेंड्यूरा की सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। पावलव ने दिया है दिया है हमारा क्या, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका ये व्यवहार उसकी संकेतक है, तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, अधिक व्यस्त कार्यक्रम, माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में हमको क्या बताना, एक बालिका है, ठीक है, वो अपनी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट होगा, क्या, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, हाई एकेडमिक मोटिवेशन, ठीक है, क्योंकि बच्चा वहाँ पे इंटरनली मोटिवेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पुरस्कार के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये मुख्य विशेषता किस अधिगम की है। रिवार्ड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच अप्रोच, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी और हमारी वैज्ञानिक साइंटिफिक। तो ये जो राइट रिस्पॉन्स रहेगा क्या, रहेगा हमारा व्यवहारवादी या बिहेवियरिस्टिक। व्यवहारवादी कौन है, स्किनर, पावलव, ठीक है, थॉर्नडाइक, ये हमारे कौन, ये हमारे व्यवहारवादी हैं, वॉटसन। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव वाले कौन है, ब्रूनर और जीन पियाजे, ठीक है। मानवतावादी में कौन है, मानवतावादी में हमारे हैं यहाँ पर अब्राहम मास्लो, ठीक है, जिनकी थ्योरी अभी आपको एक क्वेश्चन आगे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत ना करना, अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट रिस्पॉन्स रहेगा वो क्या रहेगा, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना, टर्मिनेटिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग या अभिक्रमित अधिगम, ठीक है, किस पर आधारित है, फील्ड थ्योरी, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो जो राइट रिस्पॉन्स है वो क्या रहेगा, वो रहेगा स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। फील्ड थ्योरी दी गई है कर्ट लेविन के द्वारा, गेस्टाल्ट थ्योरी दी गई है कोप का बर्दीमर कोहलर के द्वारा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया आईवी पॉवलव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है
तथा छात्र को पुस्तक की समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। छात्र किस नियम का पालन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है मैथ, उसके बाद वो एक्सरसाइज जो दी होती है उनको हल करने के लिए कहता है। तो कौन से नियम का पालन कर रहा है वो? निकटता का नियम, पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। क्यों? पहले टीचर ने उनको पढ़ाया क्लास में, अब वो क्या करेगा? वो करेगा वहां पे एक्सरसाइज। ठीक है, ऑप्शन डी अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बात करते हैं अभिरुचि है, यहाँ बताना है हमको इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। ऑप्शन बी किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की विशेषताएं जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती हैं। ऑप्शन सी किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता। ऑप्शन डी पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने, किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। ठीक है, अब यहाँ हमको बताना क्या है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमको यहाँ बताना है कि इंटरेस्ट, रुचि क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो रुचि क्या होती है? जिस जिस क्रिया में हमारा मन लगा रहता है उस क्रिया को हम बार बार करते हैं। जिस क्रिया में हमारा मन नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं होती, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट होगा। कौन सा? किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रिया की अपेक्षा एक या एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। बिजी किस में रखोगे? जिसमें आपका मन लगेगा, और जिसमें बिजी नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है कि हमारा उसमें मन नहीं लग रहा, हमने उसको इग्नोर कर दिया। एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन एंड मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर्स। क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है? विच मेथड इज इन्वॉल्व सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए वन टू वन बेसिस। यहाँ पर कौन से मेथड के थ्रू? ठीक है, आपको बताना केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी, ठीक, चाहे संस्था का हो चाहे किसी इंडिविजुअल पर्सन का हो। आत्म प्रतिवेदन, अपना सेल्फ रिपोर्ट देना। ठीक है, साक्षात्कार, इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट रहेगा। क्या? साक्षात्कार। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी बच्चे की हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी, तो हम क्वेश्चन करेंगे, अगला पर्सन हमको आंसर देगा, उन आंसर को हम नोट डाउन कर लेंगे या रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। विकास किस विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मदर बॉम्ब्स टू टॉम, मतलब जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर कब्र तक एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर? विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। ठीक है, राइट। ठीक है, विकास एक आयामी ही है हमारा, ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि विकास, डेवलपमेंट इज नॉट यूनिडायमेंशनल, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, मतलब बहुत सी बीमाओं में होता है। फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपका जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है, हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होता है। ठीक, एक डायरेक्शन में नहीं होता कोई। ठीक है, और क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारा जो सी वाला है वो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? वो रहेगा राइट रिस्पॉन्स। 13 में हमारा सी रहेगा राइट। क्यों? क्योंकि हमारा मल्टी डायमेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बस्ती स्थायित्व उत्पन्न होता है? यहाँ आपको बताना है जीन पियाजे की कौन सी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस एक हमारा वो है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे पहला राइट रिस्पॉन्स हमारा क्या रहेगा? संवेदी गामक पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से हमारी 2 साल की है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल 2 साल से 7 साल। ठीक है, कॉन्क्रीट हमारी 7 से 11, और ये हमारा 11 से आगे 16 17। ठीक है, इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवन से होता है और यौन परिपक्वता प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणता कहलाती है। द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द one's puberty when sexual maturity and ability to reproduce is commonly used। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो राइट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? राइट रिस्पॉन्स हमारा रहेगा यहाँ पे किशोरावस्था, एडोलेसेंस स्टेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडोलेसेंस। काल्पनिक श्रोता, किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित होते हैं जितने कि वे स्वयं हैं। सेकंड, किशोरियों में अद्वितीयता का बोध होता है, अद्वितीयता का। ठीक है, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता।
ऑप्शन सी व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या बताना है, आपको बताना है कि राइट रिस्पॉन्स क्या होगा। तो यहाँ राइट रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, राइट रिस्पॉन्स यहाँ पर होगा जो हमारे जितने यहाँ पे दी गई ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में होता है, ठीक है, तो वो इमेजिनरी दुनिया में रहता है। ठीक है, वो कुछ भी सोचता विचारता रहता है और उसको लगता है कि वो सामने वाले को लाइक कर रहा है, तो सामने वाला भी हो सकता है उसको लाइक कर रहा हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, किशोरों में जो स्टूडेंट जो एडोलेसेंस होते हैं, ठीक है, इस एज के जो बच्चे किशोर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो अपने आप को एडोलेसेंस सेंस ऑफ यूनिकनेस यूनिक रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक है, वो प्रेरित होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर उनको फील होता है कि उनको कोई समझ नहीं रहा है। ऑप्शन सी ये हमारा राइट है। यहाँ पर क्या, ये जो दंत कथाएं होती हैं जो प्राय फेबल स्टोरीज होती हैं ये भी इनके पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। किशोरावस्था के संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक है आपके डेविड एल्काइन, ठीक है, उन्होंने कहा इमेजिनरी एंड पर्सनल फेबल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एडोलेसेंस स्टेज। किसने कहा है, डेविड एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज, यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर। तो ये ऑप्शन सी यहाँ राइट है। क्या, आहार ग्रहण संबंधी विकार, ठीक है, जिनको बीमारी हो जाती है कि बहुत कम खाएंगे, ठीक है, जो जिनको प्रॉब्लम होती है ईटिंग डिसऑर्डर की, ठीक है, मंद प्रकाश के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू ब्राइट लाइट आफ्टर एक्सपोजर ऑफ डिम लाइट इज कॉल्ड पुनर्जनन, प्रकाश अनुकूलन, तम विनुकूलन और संतृप्ति। फॉर एग्जाम्पल जब आप मूवी देखने थिएटर में जाते हैं, जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ थिएटर में डार्कनेस रहती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद, जैसे जैसे टाइम होता जाता है, आपको जो हॉल रहता है, जो थिएटर रहता है, वहाँ की चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो वो क्या होता है, वो ऑप्शन होता है हमारा प्रकाश अनुकूलन, लाइट अडेप्टेशन। ऑप्शन बी यह रहेगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट लर्निंग को प्रूव नहीं कर रहा है। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। आप सभी को मालूम है कि लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ऑप्शन बी, अधिगम में सदैव अनुभव रहते हैं, तो जो एक्सपीरियंस है वो हमारी लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी, एक अनुमानित प्रक्रिया और निष्पादन में भिन्न है। लर्निंग इज इनफर्ड प्रोसेस और डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस, मतलब एक अनुमानित प्रक्रिया, प्रत्येक व्यक्ति में परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, लर्निंग के। ठीक है, ये सभी लर्निंग को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20, कौन सा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर औपचारिक मूल्यांकन से मतलब है हमारा फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट को हम हिंदी में रचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है परिवर्तनशील, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत, व्यवस्थित। ठीक है, तो जो हमारा औपचारिक मूल्यांकन है वो क्या है, वो वेरी फ्रॉम केस टू केस। यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं पर्सन टू पर्सन, इसका जो असेसमेंट का मोड है वो चेंज रहता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर समेटिव होता है, समेटिव हमारा एक पेपर बनता है यूनिवर्सिटी का, बोर्ड का, वो सभी बच्चों के ऊपर अप्लाई सेम होता है। लेकिन फॉर्मेटिव के मोड इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों टाइप रहते हैं। ठीक है, फॉर्मल असेसमेंट में ये किसके पार्ट है, ये हमारे पार्ट है उस फॉर्मल असेसमेंट उसका। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ये फॉर्मल जो असेसमेंट है किसका पार्ट, ये हमारा पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। फॉर्मेटिव असेसमेंट के दो टाइप होते हैं हमारे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जहाँ पर हम करते हैं बच्चों के जो हमारे कॉग्निटिव एरियाज हैं, और हम जो इनफॉर्मल वहाँ पर हम करिकुलर एक्टिविटीज का करते हैं। ठीक, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत ट्रायर्किक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको यहाँ बताना बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत ट्रायर्किक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। गार्डनर के द्वारा, स्टनबर्ग के द्वारा, चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा, अल्फ्रेड बिनी के द्वारा। तो यहाँ जो राइट रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो है हमारा रॉबर्ट स्टेनबर्ग, जिन्होंने दिया है क्या, ट्रायर्किक थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत। चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी। अल्फ्रेड बिनी ने क्या दिया है, यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22, अनुक्रिया, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी के कौन से पार्ट में। देखो ब्लूम के टैक्सोनॉमी ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर डोमेन। पहला वाला जो है हमारा कॉग्निटिव, ये रिलेट है हमारे हेड से, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटीज से।
सेकंड हमारा अफेक्टिव हमारे हार्ट से, ठीक है, हमारे हृदय से। थर्ड हमारा हैंड, जो हमारे मोटर ऑर्गन है जिनके थ्रू हम प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे, ठीक है, हम अपने एक्शंस को हम एक मूर्त रूप देंगे वहाँ पे, ठीक है। इस ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। तो ये पार्ट किसके, पार्ट है हमारे अफेक्टिव डोमेन के, भावात्मक पक्ष के। देखिए यहाँ पर जो हमारा ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ठीक, क्या है, देखो 3 डोमेन है हमारे यहाँ पर। पहला हमारा कॉग्निटिव जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक, अफेक्टिव जिसको बोलते हैं भावात्मक, साइकोमोटर जिसको बोलते हैं मनोगत्यात्मक। बात किसकी हो रही थी अभी, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और हमारे करेक्टराइजेशन। तो ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है हमारे अफेक्टिव डोमेन के, ठीक है, हमारे भावात्मक पक्ष के। जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव की, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। और जब हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, मतलब मनोगत्यात्मक, तो वहाँ पे परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स आपके सामने दिए गए, हम नोट डाउन कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि नहीं है, प्रविधि नहीं है, मतलब आपको यहाँ बताना है कौन सी टेक्निक मोटिवेशन की नहीं है। देखो रिवार्ड पनिशमेंट टेक्निक है। अब यहाँ पर ये क्या है कि हम जो हमारा ये पनिशमेंट है, ये इसको मानते कि यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन है क्या, ये मोटिवेशन की हमारी टेक्निक है, ठीक है। ये हमारा प्रशंसा और निंदा, प्रेज और रिप्रूव, ये भी है। नोबिलिटी भी है, रिकॉल नहीं है, क्यों, क्योंकि रिकॉल पार्ट है हमारा मेमोरी का, ठीक है, मेमोरी की प्रोसेस का, ना कि मोटिवेशन का। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, शारीरिक और स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, दोनों करते हैं प्रभावित, ठीक है। पारिवारिक वातावरण, आपसी संबंध, फैमिली एटमॉस्फेयर और रिलेशनशिप, दोनों करते हैं, ठीक है। पास पड़ोस, समुदाय और समाज, नेबरहुड, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा, क्योंकि ये सभी हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अनुक्रिया जन अनुबंधन है, टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन एज शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, संयोजनवाद, अनुभवजन्य अधिगम। जो अनुभवजन्य अधिगम है, ये है हमारा किसके द्वारा, बॉल्ब के द्वारा दिया गया, ठीक है। और शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं एस टाइप की थ्योरी, ठीक है, एस टाइप की थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, पावलव के द्वारा। और जो हमको पूछ रहा है यहाँ पे क्या, टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी, तो वो कौन सी, वो है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो दी गई है स्किनर के द्वारा। संयोजनवाद, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये दिया गया है किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट वीडियो में, लास्ट 3 वीडियोस में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आर रिलेटेड टू, किसकी थ्योरी से है, तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। ये है हमारी थ्योरी अब्राहम मास्लो की मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, मास्लोस ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संवेदी स्मृति किसको कहते हैं, सेंसरी मेमोरीज नोन एज, तात्कालिक में स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात हो रही है सेंसरी मेमोरी की, संवेदी, तो वो है हमारा ऑप्शन ए राइट रहेगा, तत्कालिक मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सृजनात्मकता बुद्धि के संदर्भ में सत्य है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को डिफाइन कर रहा है, ट्रू। तो पहला है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस पॉजिटिव, बुद्धि और हमारी क्रिएटिविटी के बीच में संबंध होता है पॉजिटिव, ये हमारा राइट है पहला, ठीक है। बुद्धिमान होना निश्चित नहीं करता कि बच्चा क्रिएटिव भी होगा, सृजनशील भी होगा, तो ये भी हमारे यहाँ पे राइट है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है हमारा, जो हमारा सृजनात्मक परीक्षण होते हैं उनमें अपसारी चिंतन, बुद्धि परीक्षण में अभिसारी चिंतन, ठीक है। देखो आपको पता है कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग की, और जो बच्चे इंटेलिजेंस लेवल में हाई होते हैं उनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो ये भी होता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों रहेंगे, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्ति पाश्विक अंतर्नोदों का भंडार है, द लेवल ऑफ अनकॉन्शियस द लेवल ऑफ कॉन्शियस विच इज कंसिडर्ड एज द रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स। जो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वहाँ बहुत क्लियर कट में बताया गया हमारी लाइफ में वो सभी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो हमारे इड वाले पोर्शन से जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, अचेतन मन। अचेतन मन में हमारे लाइफ के सभी एक्सपीरियंसेस एक वो स्टोरेज टाइप का है, वहाँ पे जाते रहते हैं, हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, होता क्या है, लेकिन तब वो हमारी पर्सनालिटी को गवर्न करते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो हमारे सपने में मैक्सिमम पार्ट
अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा रहता है उसका मेजर पार्ट रहता है जो हमारी पर्सनालिटी को डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा अचेतन। अचेतन मन हमारे माइंड का वो पार्ट जहाँ पे हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी यादें, जिसको हम रिकॉल करना चाहते हैं लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन वो बिहेवियर में हमारे ऐड रहते हैं। ठीक है, है रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहारों को पूरी तरह से दबा दिया जाता है, विलुप्त कर दिया जाता है। द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड in which anxiety provoking behavior or thought are totally dismissed by the unconscious। देखो जब हम बात करते हैं किसकी डिफेंस मैकेनिज्म का, सिगमंड फ्राइड और सिगमंड फ्राइड की बेटी एना फ्राइड दोनों लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया है। पहला है हमारा यहाँ पर कि हम यहाँ पे तो कुछ सिंपल सा है क्या, होने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह से दबा दिए जाते हैं, तो वो क्या कर दिए जाते हैं, रिप्रेस कर दिए जाते हैं, दमन कर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर अस्वीकार, ठीक है, डिनाइल, प्रक्षेपण और हमारा रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। देखो जब हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो पहला डिनाइल, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमको अफेक्ट कर रही है, तो हम सिंपल वे में उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इग्नोर करो, वो चीज़ गई वहाँ पर। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो रियलिटी होती है उसको नज़रअंदाज करता है, ठीक, उसको इग्नोर करता है क्योंकि वो उसके लिए अप्रिय है, अस्वीकार्य है। जब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन मेथड के, तो ये जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, गलती किसी और की हम थोप किसी और पे देते हैं। फॉर एग्जांपल गलती आपने की है और हम किसी और को बोल देते हैं। ठीक है, और रेशनलाइजेशन का मतलब जो चीज़ मिल गई वो बहुत अच्छी, जो चीज़ नहीं मिली बहुत ख़राब। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो एक एग्जांपल सुना होगा कि वो जो लोमड़ी वाला एग्जांपल है, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे अंगूर को गेन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए वो खट्टे हैं वहाँ पे। तो जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम खराब कहना स्टार्ट कर दे, तो वो है एग्जाम्पल रेशनलाइजेशन का। ठीक है, तो ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट किसका, डिफेंस मैकेनिज्म का। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।